अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। कौमी असम्बली की पार्लिमानी मुद्दत ख़त्म होने में अब सिर्फ 23 रोज़ बाकी रह गए हैं। इस हवाले से नून लीग के वज़रा ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत के क़याम पर मुशावरत की। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुलाकात की थी, जिसमें कौमी असम्बली की तहलील की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। जबकि गुज़श्ता रोज़ MKM के वक्त ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाने का मुतालबा किया था और आज डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी इसी बात पर जोर दिया। उनका कहना है कि भले इलेक्शन में ताख़ीर हो जाए लेकिन इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही होने चाहिए। हल्का बंदियों के तहत 2023 की मरदमशुमारी पर इंतखाबात होने चाहिए। वजीर आजम ने कहा है पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन का फैसला नहीं हुआ और हम मुतमईन हैं उनकी यकीनदानी से कि इसमें उन्हें 4 माह चाहिए, तो 3 माह निगरान हुकूमत के ले लें, 15 दिन 1 महीना और ले लें, 3 माह लगेंगे, 4 माह लग जाएंगे। इन सारी बातों पर हमें एतमाद में रखा जाएगा। उधर इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात को भी कानूनी शक्ल दे दी गई है और पार्लियामान से इसकी मंजूरी के बाद नई हल्का बंदियां बनाने में 4 माह का वक्त चाहिए, जिसका मतलब है कि इंतखाबात नवंबर तक मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली अगर 12 अगस्त को तहलील होती है तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन 11 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके साथ साथ सियासी जमातें भी इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में डिस्ट्रिक्ट पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील दे दिए हैं, जबकि नून लीग ने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे से अपने कायद की वापसी की तैयारी भी कर रही है। लेकिन उनकी वापसी 16 सितंबर से पहले मुमकिन नजर नहीं आ रही, क्योंकि बकौल ख्वाजा आसिफ नून लीग को गुड टू सी यू कहने वाले रवैये से खदशा है और इस पर रिस्क नहीं लिया जाएगा। इंतखाबात ताख़ीर से होने पर क्या पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज़ होगा और क्या आसिफा भुट्टो सिंध असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ेंगी? इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। नैयर हुसैन साहब, पीपल्स पार्टी के बारे में तो हमें मालूम है कि वो पहले दिन से यकसू है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। अब दूसरी जमातें भी यही ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन MKM जो है आपकी इत्तेहादी भी है, हुकूमती इत्तेहादी, लेकिन वो इंतखाबात की राह में हायल क्यों हो रही है? क्यों नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया जा रहा है? शुक्रिया। देखें, उनको कुछ उनकी ऑब्जर्वेशंस पहले भी हल्का बंदियों पे आई थी और कुछ कंसर्न उन्होंने भी शो किए। इवन सिंध की हद तक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी कुछ कंसर्न्स थे हल्का बंदियों पे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो ये जमहूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, इसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहिए। अगर तो ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं होता सेंसस जो अभी 2023 का है, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 51 जो है वो कहते हैं कि ऑफिशियली पब्लिश सेंसस की बुनियाद पर डिलिमिटेशंस होंगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। तो वो तो पुराना 2018 वाला ही है। अभी जो नया आ रहा है इस पर, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि अगर हम उस प्रोसेस में चले गए तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन डिले हो जाएंगी। लेकिन ये सारा फैसला एक जमात के कहने पे या इसरार पे नहीं होगा, क्योंकि वो भी कोलिशन में बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी है सारी जमातों को साथ लेके चलें, और उसके लिए अगर डायलॉग होगा तो उसमें से कुछ बेहतरी निकल सकती है और मैं समझता हूँ कि मसाइल हल हो सकते हैं गुफ्तगू शरीयत के जरिए। क्या दस्तूर में इस तरह की कोई गुंजाइश है कि वक्त आगे बढ़ाया जा सके, ख्वाह वो किसी भी हवाले से है? मैं तो अगर एक सिंपल रीडिंग करूं दस्तूर की तो उसमें ऐसा लगता है कि दस्तूर कहता है कि जब असम्बली ख़त्म हो तो फिर ये मामलात छोड़ें, इलेक्शन की तरफ जाएं और फिर इलेक्शन के बाद आके ये मामलात निपटा लें। तो क्या दस्तूर आप इसी तरह आप भी देखते हैं? और अगर जैसे आप कह रहे थे कि दस्तूर का जो यानी जो प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस को बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए, तो फिर आप ही की पार्टी ने 2 सूबों में तो इलेक्शन नहीं होने दिए ना, यानी आपके इत्तेहाद ने, यूं कहिए। अभी विक्रम साहब देखें, पहली बात तो मैं बिल्कुल इससे समझता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना चाहिए हमें। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब टर्म पूरी हो जाए तो विदिन 60 डेज इलेक्शन होने चाहिए
और एट दी मोस्ट अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनको अपनी बाकी दीगर जमातों को भी साथ लेके चलना है, तो इसलिए वो कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जांपल अभी वकरम साहब जो कहते हैं अर्ली इलेक्शंस के लिए कोई कहता है कि जी टर्म पूरी ना हो, अर्ली इलेक्शंस कर लें, उसमें एक सिचुएशन ये भी है कि से एक फरीक, हमारे पास तो इट इज लेस देन 180 वोट्स गवर्नमेंट के पास ना, तो अगर 10-12 वोटों वाली कोई जमात अपना सपोर्ट पुल आउट कर ले तो प्राइम मिनिस्टर लूजेज द मेजोरिटी। वंस ही लूजेज द मेजोरिटी अल्टीमेटली वो डिसोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो इसलिए हम समझते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है अभी बकरम साहब कि इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 25-26 डेज। अगर अर्लियर डिसॉल्व करें तो आपको वो कहते हैं 30 डेज मिलेंगे, लेकिन टर्म पूरी होने से पहले जितने दिन पहले करेंगे वो आप माइनस कर लेंगे। बाय ऑल मींस इलेक्शन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हो जाने चाहिए, बाय ऑल मींस। मैं सब पीपल्स पार्टी समझती है पहले तो टर्म पूरी हो, गुड इनफ। अगर टर्म पूरी नहीं करते अर्लियर फॉर सम रीजंस लीडर ऑफ द हाउस जो है वो डिसॉल्व की एडवाइस कर देता है, तो मैं समझे बाय ऑल मींस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर पे इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अच्छा नैयर बुखारी साहब, अच्छा बुखारी साहब, एक और मसला है इसमें, वो ये है कि आपने अभी हम जैसे देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है आपके इत्तेहादी हैं, इस वक्त उनकी वापसी है और उनकी वापसी में जो उनकी पार्टी की तरफ से एक मौक़िफ़ आया कि जनाब हमें मौजूदा चीफ जस्टिस साहब पर भरोसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा कर दें। अच्छा अब सर जब आप देख रहे हैं कि एक नए चीफ जस्टिस आ चुके होंगे और फिर क्या आपको इस वक्त जो सारी तब्दीलियां हैं, ऐसा नहीं लगता कि एक्चुअली एक सेटिंग होगी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तस्वुर है वो शायद पूरा ना हो सके, क्योंकि एक पार्टी तो ज़ेरे अताब है। देखिए ये ज़ेरे अताब वाली जो बात, एक पहली बुनियादी बात यह है कि ये प्राइमरीली जो इलेक्शन कमीशन है उसको अंडर दी आर्टिकल्स जो रिलेटेड हैं इलेक्शन कमीशन के 218, 19, 20, 22 तक को, वो उनको मद्देनजर रखते उनको इलेक्शन जो हैं इंश्योर करने चाहिए फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्री इलेक्शंस, और उसके लिए केयर टेकर गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है और बाकी इदारों की भी ऑब्लिगेशन है कि उनको वो असिस्ट करें। जो जमात आप ज़ेरे ताब हैं, अगर वो खुद कोई 21वीं मंजिल से छलांग लगा दे तो उसके सेवियर को कौन आएगा? आप और मैं तो उसके सेवियर को नहीं आ सकते। अच्छा नैयर तो जब बुखारी उन्होंने साहब खुद छलांग लगाई जी। और दूसरी बात एक मैं जो जवाब दे दूं आपको कि आपने कहा कि 2 सूबों की जो गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई उनमें इंतखाबात हमारे इत्तेहादियों ने नहीं दी, उस पर भी थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़रा गौर कर लें आप कि उसके क्या रीजंस थे और कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसमें कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स भी हैं, उसमें डिवीजन ऑफ जुडिशरी भी है और उस पर जुडिशरी को बियॉन्ड अपनी जो उनकी पावर्स हैं या अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज करने का उनके पास कोई इख्तियार नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लाएं, कोई तब्दीली करें, या उनके पास कोई इख्तियार नहीं किसी कानून के हवाले से वो अमेंडमेंट लाएं। वो किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन वो भी कानून नया नहीं बना सकते। कानून बनाना, आइन को तरमीम करना, ये टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामान की है। तो वो ऐसी कंट्रोवर्सी थी, मसलन उस जजमेंट में एक बड़ा लकूना था कि प्रोविंस ऑफ केपीके के हवाले से तो खामोश है वो और पंजाब के हवाले से थे। तो फिर इसमें ये और फिर बेसिकली जो स्पिरिट है उसकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, पर्टिकुलर इन पंजाब, जिस तरह की वो डिस्पैरिटी है पॉपुलेशन की अमंग्स दी प्रोविंसेस, पंजाब जो है इट्स ऑलमोस्ट 63-64%, और पंजाब और केपीके में इलेक्शन हो जाएं तो ये कुछ 70% तक हो जाता, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट ऊपर बैठी हो किसी और की, नीचे प्रोविंसेस और हो, तो दैट मटेरियली इफेक्ट्स द रिजल्ट। तो इसलिए अब 1 तारीख पे इलेक्शन हो जाएं ये बहुत मुनासिब था। इवन जब ये अमेंडमेंट लाए गए
कि आपको पता होगा 97 से पहले नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन में 3 दिन का वक्फा होता था, और वो जी बिल्कुल, जो पहला रिजल्ट आता था वो मटेरियली अफेक्ट करता था प्रोविंशियल असेंबलीज के रिजल्ट्स को। मसलन हमारे साथ 88 में ये हुआ, तो इसलिए अब कंसेंसस ये डेवलप था कि एक दिन पे इलेक्शन होने चाहिए ताकि ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और कोई एक्सटर्नल एलिमेंट जो है उनको उनके रिजल्ट्स को अफेक्ट न कर सके। अच्छा नैयर बुखारी साहब, निगरान सेटअप के मामले पर अब तक क्या मुशावरत हुई है, क्या तय पाया है, किस तरह का निगरान सेटअप लाया जाएगा? क्योंकि हम ये भी सुन रहे थे कि शायद किसी मुआशी माहिर को निगरान वजीर आजम के तौर पर लाया जाए, क्योंकि IMF से जो मामला चल रहे हैं ताकि उन मामला को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। मैं तो समझता हूं कि भला कोई शख्स भी हो, पॉलिटिकल फिगर हो, मुआशी माहिर हो, ब्यूरोक्रेट हो, जुडिशरीज हो, पहली बात है कि ही शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करता हो और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की इस्तात रखता हो। वो उसमें इतनी जरूरत भी हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए उसमें वो हिम्मत भी हो। और हम चाहते हैं कि भला कोई भी हो लेकिन इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंश्योर करे वो। पहली बुनियादी बात तो मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी बात ये होनी चाहिए। बाकी इट इज नॉट मच मटेरियल, वो शॉर्ट टर्म 60 डेज नहीं तो 90 डेज के लिए, तो 95 या 100 डेज के लिए कोई बैठ जाएगा गवर्नमेंट पे। उसका इख्तियार भी क्या होता है कि वो डे टू डे अफेयर्स रन करते हैं, और ना तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दे सकते हैं, ना वो पॉलिसीज मुरतब कर सकते हैं। ये रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं इस बारे में, केयर टेकर का कितना कुछ रोल होता है। तो डे टू डे अफेयर्स करे रन, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करे, और ताकि जानबदाराना तौर पे इंतखाबात इस मुल्क में हो सके। बुखारी साहब, आप लोगों की मर्दम शनासी जो है उसकी तो दाद देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपने यानी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने प्राइमरीली और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने, आप लोगों ने 2 सूबों में ऐसे वज़राए आला दरियाफ्त किए जिन्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। वो बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है। पंजाब का वजीर, पंजाब की हुकूमत की ये दीदा दलेरी भी है कि वो जब उसकी तवालत पर एतराज़ हुआ अदालत में, तो बाकायदा तौर पर खुद अदालत में चली गई कि जनाब अपनी एक्सप्रेशन देने के लिए नहीं जी हम ठीक है। मतलब आपने जिस किस्म के लोगों को सिस्टम में ला बिठाया है, अब क्या आपको तवक्को है कि इस सिस्टम में अब आप ऐसा आदमी ले आएंगे जो 90 दिन या 60 दिन से ऊपर एक दिन भी नहीं जाएगा? हबीब अकरम साहब, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते रहे, अभी भी करते हैं, आप मुताला भी करते हैं। मुझे बता दें कि 1973 के आईन में कोई ऐसा आर्टिकल या प्रोविजन जिसमें यह लिखा हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट बियॉन्ड 60 डेज या 90 डेज नहीं जा सकती। मुझे एक आर्टिकल आप बताओ। इलेक्शन के बारे में तो वाज़ेह हुक्म है ना, इलेक्शन के बारे में हुक्म वाज़ेह है ना कि 90 दिन या 60 इलेक्शन, वो तो आप अभी देखे ना, वो देखो वो तो है, लेकिन मुझे आपने केयर टेकर गवर्नमेंट का कहा कि वो एक्सटेंशन कर दी। मुझे एक बता दें, आप ये देखें कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स का पीरियड मुख्तलिफ अदवार में एक्सटेंड होता रहा, मुख्तलिफ अदवार में एक्सटेंड होता रहा। और ये भी आपको इल्म होगा कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली के स्पीकर वो कंटिन्यू करते हैं टिल नेक्स्ट असेंबली ओथ नहीं ले लेती। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। और जिनको केयर टेकर नामजद हुए वो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली फॉर सम रीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन होल्ड न करा सका। अगर वो इलेक्शन होल्ड न कराता तो इन सूबों की गवर्नेंस किसके पास होती? आप मुझे बता दें आइन में क्या सोल्यूशन है इसका कि ये गवर्नेंस किसके पास होती? आप वैक्यूम में तो नहीं रह सकते। बुखारी साहब, ये अब बिल्कुल ठीक बात है। अब तो आपने बाकायदा तौर पर एक कानून के तहत इख्तियार ही दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा जी इलेक्शन की तारीख। अब सर, अगर इलेक्शन कमीशन बुखारी साहब बैठ जाता है, वो कहता है कि नहीं जी
अब मैं चूंकि मैंने 2 सूबों में हुकूमतें लगाई हुई हैं तो लिहाजा असल हुक्मरान तो मैं हूं, तो मैं अब पूरा मुल्क चलाऊंगा। तो सर फिर उसका मैं एक मफरूजा सूरत हाल बयान कर रहा हूं, आपने इसका ये सूरत हाल इससे मिलती जुलती पैदा हो चुकी है और आगे भी पैदा हो सकती है। आप निगरान गवर्नमेंट लगाए और इलेक्शन कमीशन कहे कि अच्छा लेट्स सी कब इलेक्शन होते हैं। नो 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 देखिए ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपका। सिर्फ इलेक्शन कमीशन सोली जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये भी देखिए कि हुकूमतें और मुल्क और रियासत का निज़ाम वैक्यूम में नहीं रह सकता। आप देखें कि ये वैक्यूम में नहीं रह सकता। अच्छा, हम पे बड़ा इतराज होता था, मतलब हम पे बड़ा इतराज। एक मिनट होल्ड, मेरी बात सुन ले आप। जी हम पे पीपल्स पार्टी पे बड़ा इतराज होता था कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जब उस वक्त कोई आइन मुल्क का मौजूद नहीं था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मौजूद था, जो सिस्टम था उस सिस्टम में वैक्यूम नहीं था, तो वो उनको वो जिम्मेदारी दी। लेकिन उनको देखें एहसास था विद इन 4 months प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1972 का पाकिस्तान में आ गया था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि खला में हुकूमतें नहीं चलती। आप फरमाएं आप। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है? असेंबली अपने वक्त पर तहलील हो या पहले तहलील हो? क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि नून लीग शायद 8 अगस्त को तहलील करना चाहती है, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि अपने वक्त पर तहलील हो। तो जी बात यह है कि हम हैं कोलिशन में, हमारा मौकफ तो आ गया, लेकिन हमारा मौकफ जो वो हुकूमत का फैसला तो नहीं। तो इसलिए हम उस फैसले को मानेंगे, क्योंकि हम अगर जमहूरियत में और जमहूरी अंदाज में फैसलों को करना पसंद करते हैं तो वो फिर जो कोलिशन में जो पार्टीज बैठी हैं वो बैठ के फैसला करें, और जो अक्सरियत का फैसला होगा या कंसेंसस का फैसला होगा पीपल्स पार्टी मानेगी। तजवीज़ हमने अपनी जगह जो देनी है वो उसी फोरम पे दी जाएगी, वो पब्लिक करने की उसको जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये भी कहिएगा नैयर बुखारी साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारी जो इंतखाबी तारीख रही है आज तक, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जब तक तहरीक इंसाफ इंतखाबी मंजरनामे से आउट नहीं हो जाती तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ वो तो पॉलिटिकल प्रोसेस से वैसे ही आउट हो चुके हैं। अच्छा, जब कोई बंदा खुदकशी कर ले तो फिर उसके असरात तो उसकी जमात पे आते हैं। वो आप देख लें कि वो उसके फ्रेगमेंट्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। KPK में कहाँ है, सेंट्रल पंजाब में कहाँ है, बलोचिस्तान में कहाँ है जी। तो वो तो अब पार्टी जो नॉन एग्जिस्टेंस नजर आती है, क्योंकि लीडरशिप भी उनकी जो थी, जिस तरह उनको इकट्ठा किया गया, वो टोटली स्कैटर्ड है, ना इनका एक मौकफ है। तो वो एज अ पोलिटिकल पार्टी मैं समझता हूँ उसका बड़ा माइन्यूट सा एग्जिस्टेंस नजर आता है। ऑब्वियसली फिर उसे काम करने का मौका तो मिलना चाहिए आजादी के साथ। बिल्कुल, हमने कब रोका उनको? इंतखाबी निशान उनके पास है जी। अच्छा बुखारी साहब, इंतखाबी निशान उनके पास है जी जी। बुखारी साहब, मौलाना ITP है जी जी जी, और पीपल्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन आ गई है। तो वो देखे ना, वो उनके 2 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। कुछ लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ और जमातों में शामिल हुए हैं। तो वो अभी बकरम साहब, यू मस्ट रीड द हिस्ट्री कि जो जमातें एस्टैब्लिशमेंट बनाती है अल्टीमेटली फेट उनकी यही होती है। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ पार्टीज की फेट ये देखी है। अच्छा बुखारी साहब, लास्टली हमें ये बता दें कि नून लीग की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदारत के हवाले से यकीन दहानी कराई गई है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद पीपल्स पार्टी को नून लीग साइड लाइन करना चाहती है। नहीं, देखिए ये सारी स्पेकुलेटिव बातें हैं बीबी। अच्छा, ये सारा प्रोसेस उस वक्त सामने आएगा जब मैदान लगेगा
और फिर जब रिजल्ट सामने आएंगे, ठीक, ख्वाहिश का इजहार हर किसी शख्स को है, हर जमात को है कि वो टॉप स्लॉट्स के लिए उसका जुस्तजू भी करे, उसकी ख्वाहिश का इजहार भी करे। सही। तो मुझे इस पे तो कोई परेशानी नहीं कि कोई जमात कहती जी प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा या प्रेसिडेंट हमारा होगा। मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी की ये भी कोशिश होगी कि रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है कि हम दोनों स्लॉट्स अपने पास रखें। ठीक, तो ये बात ख्वाहिश की नहीं है, लेकिन मौलाना फजल रहमान का ख्याल है कि आप उनकी इस ख्वाहिश के रास्ते में रुकावट है। देखें जी, वो उनका ख्याल है, तो फैसला तो जो नंबर ऑफ सीट्स नेशनल असेंबली में होंगे वही करेंगे ना जी। जी बिल्कुल, वही फैसला करेंगे ये कोलिशन गवर्नमेंट होगी या सिंगल मेजोरिटी पार्टी होगी। ठीक, ठीक है ना, वो कब्र वक्त तो ना वो डिसाइड कर रहा मैं डिसाइड करता हूँ। से मेरी जमात को कंप्लीट सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है, तो फिर मैं तो फिर अपनी मर्जी मुसल्लत करूंगा ना, मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। जब कोलिशन में आएंगे तो फिर सिचुएशन और होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। असम्बली की तहलील और निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से अभी तक सिर्फ मुलाकातें और मुशावरत ही हो रही है। इंतखाबात कब होंगे अभी तक इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे खदशात है कि शायद इंतखाबात ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं। MKM भी कुछ ऐसे मुतालबात सामने रख रही है हुकूमत के जिससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि शायद इंतखाबात में ताख़ीर हो जाए। हबीब साहब, जो हालात व वाक़यात हैं, आपको क्या लग रहा है इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? पाकिस्तान के जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर ये ख्वाहिश काफ़ी लोगों की है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ना हो। अच्छा। बल्कि उसके लिए अपनी मर्जी की मुख्तलिफ तारीखें दी जा रही हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जैसे और जो लोग इलेक्शन नहीं चाहते उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक पार्टी है। अच्छा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल यह है कि इलेक्शन डिले हो जाए और जिस कदर मुमकिन हो किए जाए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो असेंबली तोड़ना चाहती है ताकि कम से कम और कुछ नहीं होता तो 30 दिन का इजाफा तो जरूर हो जाए ताकि हमें काम करने का मौका मिल सके। इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी है वो भी दरअसल मुस्लिम लीग नून के ही अप्रोच की हामिल है। और अगर हम हुकूमती इत्तेहाद की बात कर लें तो इसमें सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सभी पार्टियां ऑन दिस प्रिटेक्स्ट और अनदर वो ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन को अब उनकी असल तारीखों से धकेल के आगे ले जाया जाए। आप देख लीजिए कि और ये फिर ऐसा नहीं है कि हमें अब इनके ऊपर यानी इनकी जो ये विश है या इनका जो इरादा है उसकी कमजोरी पे कोई शक होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये सारा इत्तेहाद मिलके दो सूबों के इलेक्शन न सिर्फ बर वक्त नहीं करवाए इन्होंने बल्कि अदालत के जाहिरी फैसलों के बीच में, जाहिर और बाहिर फैसलों के बीच में रुकावट बन के खड़े हो गए। तो लिहाजा इलेक्शन की ख्वाहिश के बर वक्त हो ये सिवाय पीपल्स पार्टी के और मुझे इस पावर स्ट्रक्चर में कहीं नजर नहीं आता। अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते अगर वक्त पर इलेक्शन नहीं होते तो फिर कब होंगे और क्या ये यकीनी है कि फिर वो तारीख के इंतखाबात अब हों, वो अगले साल या उससे अगले साल या उससे भी अगले साल चली जाए? जहां तक इलेक्शन को डिले करने का मामला है तो दस्तूर में उसका एक तरीका तो दिया हुआ है कि असेंबली आप 8 तारीख को तोड़ दें। जब असेंबली टूट जाएगी तो ऑटोमेटिकली कुछ 30 दिन या 28 दिन आपको मिल जाएंगे। ठीक, एक तो ये बात है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो हल्का बंदियों वाला मामला है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है और हल्का बंदियों वाले मामले पर यह तवक्को है कि इस मामले को जब हम खोलते चले जाएंगे तो हम इलेक्शन को आगे ले जाएंगे और वो आगे ले जाने का मतलब क्या होगा? आगे ले जाना होगा फरवरी में। यानी अगर असेंबली तोड़ दी जाए नवंबर में इलेक्शन होंगे, अगर हल्का बंदियों का मामला भी बीच में डाल दिया जाए तो एडिशनल वक्त दरकार होगा तो फिर ये नवंबर से आगे फरवरी में चले जाएंगे। इस्लाहात के मामले पे भी अब यही आ रहा है कि वो उसके लिए भी कोई 4 माह दरकार होंगे। जी, तो ये बुनियादी तौर पे ये सारी गुंजाइशें पैदा की जा रही हैं कि इलेक्शन को धकेल के कहीं ऐसी जगह ले जाया जाए कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो चुकी हो, गलियां सुंजियां हो चुकी हो और मिर्जा यार जो है वो उसमें बिल्कुल फिर उसमें अकेला फिरे। अच्छा। लेकिन यहां पे अब एक और प्रॉब्लम है
अब प्रॉब्लम यह है कि जो है मर्दमशुमारी की नोटिफिकेशन अगर जारी कर देती है मौजूदा हुकूमत अगर नोटिफिकेशन जारी करेगी तो केपी और पंजाब की हुकूमतें जो जायदुल मियाद हैं, दस्तूर की सरीह शिक की खिलाफ वर्जी करके भी अपनी जगह कायम है। ठीक। अब ये जो दो गैर कानूनी हुकूमतें हैं, गैर दस्तूरी हुकूमतें हैं, निगरान ये मेरे बिहाफ पे या आपके बिहाफ पे निगरान हुकूमतें या खैबर पख्तूनख्वा के बिहाफ पे या पंजाब के बिहाफ पे किस तरह जाके मेरी ही मर्दमशुमारी को ओके कर सकती? हो सकता है पंजाब के लोगों को एतराज हो उस पे, हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एतराज हो। तो ये तो गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं, ये गैर नुमाइंदा हुकूमतें सीसीआई में बैठने की अहल नहीं है। तो चे जाए कि जो मर्दमशुमारी जितना नाजुक यानी आप कह रहे हैं कि पंजाब और केपी की जो ये निगरान हुकूमतें हैं ये नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई नहीं कर सकती? नहीं, नोटिफाई ये तो नहीं कर सकती, लेकिन ये तो इलेक्शन में ये तो इतनी देर रह भी नहीं सकती थी, ये तो रह रही है ना। तो लिहाजा पाकिस्तान में एक है दस्तूर और एक है हकीकत। अच्छा। जो हकीकत है वो इस वक्त जो हमारे सामने है वो अनफॉर्चुनेटली दस्तूर के खिलाफ है। अब चूंकि कुछ सिस्टम जो है वो चाहता है कि दस्तूर के साथ हमारा लिंक रहे किसी ना किसी हद तक, तो अब वो लिंक कायम करने के लिए फिर दस्तूर के मुताबिक चलना पड़ेगा कि अगर आपकी मर्दमशुमारी के मुताबिक एक भी सीट सूबों में कहीं आगे पीछे हुई, मतलब यानी विफाकी यानी नेशनल असेंबली की एक सीट भी एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे में गई, तो उसका मतलब है कि आपको दस्तूर में तरमीम करनी पड़ेगी। तो दस्तूर में तरमीम तो आप कर नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। तो अब मामला होगा कि अब हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं या हमारी जो मौजूदा अदलिया सुप्रीम कोर्ट आफरीन है इस पे भी कि इसने 14 मई के इलेक्शन का हुक्म दिया और वो हुक्म जो था वो रद्दी की टोकरी में चला गया और अब तक तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई हमें मुस्तकबिल बईद में होती हुई भी नजर नहीं आ रही। तो गोया अब अदालत भी अगर बीच में आ जाए तो अब ये भरोसा नहीं रहा कि हमारा दस्तूर जो है वो सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन अगर नवंबर से आगे चले गए तो फिर डेट ना ये हुकूमत देगी ना इलेक्शन कमीशन देगा, फिर डेट कोई और देगा। अच्छा हबीब साहब ये भी बता दें कि अगर इलेक्शन की में ताखीर होती है तो इस सूरत में पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जो मकबूलियत इस वक्त पीटीआई की है वो खत्म हो जाएगी? देखिए पीटीआई को अब ये मसला नहीं है कि उसकी मकबूलियत खत्म होगी कम होगी, ये मसला बाकी पार्टियों का है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पीटीआई तो हुकूमत में है नहीं है। डॉलर को 178 से 300 तक लेके जाने का जवाब पीटीआई ने तो नहीं देना, वो तो मुस्लिम लीग नून ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने, एमक्यूएम ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ा कंफर्टेबली कहेगी कि जनाब ये तो वजारत खजाना जो थी वो तो पीएमएलएन के पास थी, तो लिहाजा ये नालायकों का ये एक इन्होंने किसी नालायकों की किसी जमात को मुसल्लत कर दिया था वजारत खजाना पे, लिहाजा ये तो इनकी गलती है। तो अब डार साहब जवाब देंगे और फिर शहबाज शरीफ साहब जवाब देंगे। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है उसके ऊपर तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। और मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी निगरान हुकूमत की भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही। मेरी जो मालूमात है पीपल्स पार्टी ने ब्लैंकेट ऑफर की है शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम को कि वजीर आजम साहब आप जिसको मर्जी लाना चाहते हैं आप नाम दें, हम ओके करते हैं। अच्छा आप नाम दें, हम ओके करते हैं निगरान वजीर आजम के लिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे मशवरा करना है, और आपको पता है उन्हें बहुत सारी मुशावरत करनी पड़ती है तो दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो वो उन्होंने बहुत सारी मुशावरत करनी है, तो इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाए। तो पीपल्स पार्टी को ये नजर आ रहा है कि अगर निगरान हुकूमत के इंतखाब में हमने गलती की तो फिर इलेक्शन नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पंजाब में नहीं हुए, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए। ब्रेक मुझे लेनी है यहाँ पे नाज़िम, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात के हवाले से कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा रही है। ख़ास तौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। आज भी दहशतगर्दी के 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। खैबर के बाड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड के करीब खुदकुश धमाके के नतीजे में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए, 2 खुदकुश हमलावर हलाक हुए, जबकि दूसरे वाक़े में पेशावर के रेगी थाने की हदूद में पुलिस चेक पोस्ट पर रात गए हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 2 जख्मी हुए। इससे कबल 18 जुलाई को पेशावर के इलाके हयाताबाद में एफसी की गाड़ी को खुदकुश हमले के जरिए निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें एहलकार भी शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा में रमा माह की अगर हम बात करें तो दहशतगर्दी के अब तक 6 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 8 अफराद शहीद और 21 के करीब अफराद जख्मी हुए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वो भी दहशतगर्दी की लपेट में है। रमा माह की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले समेत दहशतगर्दों के साथ झड़पों के 4 वाक़यात पेश आए हैं, जिसके नतीजे में 1 मेजर समेत 16 जवान अब तक शहीद हुए हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि इलेक्शन के करीब आते ही दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों बढ़ना शुरू हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इन बढ़ते वाक़यात के पीछे आखिर क्या मुहर्रिकात हैं? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सिक्योरिटी उमूर के माहिर आमिर राना साहब। आमिर राना साहब, केपी और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर हम देख रहे हैं, जो कि अब दूसरे सूबों तक भी आ चुकी है, कितनी तशवीशनाक है, खासतौर पर उस सूरत में जबकि अब इलेक्शन सर पर है, और आप क्या समझते हैं इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? देखिए, ये तो नई लहर तो बिल्कुल नहीं है। जब से तालिबान इक़्तिदार में आए हैं अफ़गानिस्तान में, उस वक्त से हमलों में इजाफा हो रहा है, और उसकी वजह सबको पता है कि अफ़गान तालिबान की मुकम्मल हमायत है टीटीपी के लिए, और उसी की वजह से हमले उसमें हो रहे हैं। और ये कि अभी पिछले 3 महीने में कोई हमले बढ़ गए, तो मेरा ख्याल है कि आदाद शुमार शायद इतने बुरे नहीं हैं। हमले बढ़े हैं यकीनन, और उसमें सबसे जो तशवीश की बात ये है कि टीटीपी ने कोई नए इलाकों के अंदर इनक्रोच किया है, जो में शरानी डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज़ के अंदर उसने किया है। ये एक ज़रूर एक अलार्मिंग बात है। और इन हमलों से ये भी तो पता चल रहा है, इन हमलों से, कि पहले से ज़्यादा मुसल्ला और पहले से ज़्यादा ट्रेंड हैं अब। वो तो जाहिर है कि उसमें जो उनके टैक्टिक्स के ऊपर, वो जो उनसे हथियार इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर नज़र रखते हैं। उन्हें पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। असल मसला तो इसका नहीं है। मसला ये है कि उनको जो सपोर्ट है और रिसोर्सेज तक जो उनकी रसाई है, वो सबसे बड़ा मसला है। इलेक्शन से शायद आमिर राना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी है, हुकूमत एक ख़ास अंदाज की हुकूमत है जो काम कर रही है और ज़ाहिर है अपोजिशन से भी निमट रही है, तो क्या ये भी हमारी इनएबिलिटी टू हैंडल टेररिज्म इस पे असर डालता है कि दहशतगर्द इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ पे चूँकि सियासी अदम इस्तेहकाम है तो इसमें अपना काम कर जाए? देखिए, वो एक नैरेटिव की सतह के ऊपर तो यकीनन हर दहशतगर्द गिरोह की कोशिश होती है कि रियासत की जहाँ जहाँ पे उसे कमज़ोरी नज़र आए उसको वो एक्सप्लॉइट करे, और वो कोई नई बात नहीं है, मुसलसल उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत है, ये पिछली हुकूमत है, हमें पता है कि ये जो सिक्योरिटी के मामला जो हैं उसमें सिविलियन हुकूमतें बहुत कम दखल देती हैं, और जब बहुत ही कोई मजबूरी आए, जब पार्लियामेंट को और सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना हो, तो तभी है इनकी तरफ से रिस्पांस आता है। तो उसमें कहना कि ये इनका कोई बहुत अमल दखल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ तो नेक्टा का कोई अमल दखल नहीं है किसी पॉलिसी साजी के अंदर। तो ये जो इदारे ये जंग लड़ रहे हैं, उनका आप कंपैरिजन करें ग्राफ का, तो उनकी भी आमिर राना साहब, एक और बात भी है कि अगर हम इसको देखें थोड़ा सा यानी फ़र्क से देखें, तो कुछ अर्सा पहले तक हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। 2021 तक ये पॉलिसी रही। उसके बाद फिर जो मौजूदा पॉलिसी है वो ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर टेररिज्म। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मुज़ाकरात की ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है। तो क्या ये जो शिफ्ट है पॉलिसी का, ये भी कुछ वजह हो सकता है कि जो बुझता हुआ चिराग है वो ज़्यादा भड़क रहा है टेररिज्म का?
देखिए वो बुझा नहीं है और उसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। वो जब मुज़ाकरात की पॉलिसी थी, वो भी हमें पता है कि वो 2019 के अंदर शुरू हो गई थी, कहाँ और कैसे शुरू हुई। तो उसको हम इसको सियासी और अस्करी क़यादत के मामलात को अलग रख के मेरा ख़्याल है कि उसको भी देखने की ज़रूरत है। वो तालिबान के साथ अभी तक पाकिस्तान की कोशिश है उनको एंगेज रखा जाए बातचीत के ज़रिए और उनके ऊपर दबाव डाला जाए टीटीपी के लिए। लेकिन जो टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात की बात है, शायद किसी न किसी टेक्निकल लेवल के ऊपर भी हो रही है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी हालिया दिनों में बड़े इफेक्टिव कामयाब ऑपरेशंस किए हैं और कुछ ऑपरेशंस को टीटीपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके लीडर जो अफगानिस्तान में उनको भी निशाना बनाया। अच्छा आमिर साहब, ये भी बताइएगा, ये भी इत्तलात हैं कि बलूचिस्तान में जो बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप्स हैं, उनमें से कुछ ग्रुप्स ने टीटीपी से हाथ मिला लिया है। ये गठजोड़ कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए इसके भी अभी कोई शायद नहीं है। ये हमारी इत्तलात तो हैं इस बारे में। हमारी दरीना ख्वाहिश है अभी 10-15 साल से कि ये गठजोड़ बन जाए। हाँ, टीटीपी ने अपने वहाँ पे नए चैप्टर जरूर बनाए हैं बलोच एरियाज में, ये कंसर्निंग बात है। लेकिन ये जो BLA और BLF की पूरी नजरियाती सियासी साख्त मुख्तलिफ है, उसमें कोई इंसलाक का कोई अभी इम्कान नहीं है और ना ही कोई ऐसे कोई इशारे हैं। तो वो उससे हटके की कार्रवाइयाँ भी बढ़ी हैं। यहाँ पे भी फैक्टर जो है अफगान तालिबान का है, क्योंकि जो अभी BLA की जो लीडरशिप है काफ़ी अभी भी अफगानिस्तान के अंदर है, वो वहाँ उनकी सेफ हेवंस हैं। तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी अफगान तालिबान से बात करना और टीटीपी के साथ लड़ना और किसी एक सतह पे टैक्टिकली एंगेज रखना, मेरा ख्याल है कि इसको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत है। ऑपरेशनली तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, अब इसको ज़रा थोड़ा सा जो बात आपके अफगान तालिबान से हो रही है उसको आप एक सफारती सतह पे ले आएँ और इसको खुल के एक मुज़ाकरात का अमल अब शुरू करना पड़ेगा। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, हमें दूसरे ममालिक को भी इसमें एंगेज करना चाहिए? क्योंकि टीटीपी की हिमायत अफगान तालिबान की जानिब से ये तो पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। देखिए जो सबसे तशवीशनाक एक और बात है वो चाइना का इन्हिसार अफगानिस्तान पॉलिसी का पाकिस्तान के ऊपर रहा है अफगानिस्तान से मुतल्लिक। लेकिन अभी उन्होंने ऑफिशियली इसको इंडिपेंडेंटली अपनी अफगान पॉलिसी को काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को परसू करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो अपनी पॉलिसी है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो है रीजनल मुल्कों के ऊपर, SCO के ऊपर, बाकी दुनिया के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह ने